नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कल हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस पढ़ना शुरू किया था, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी उपलक्ष्य में कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका, जिसको सेल कहा जाता है। आज उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे, क्लास नंबर 2 में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिकांग कहा जाता है। दोस्तों, सारा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी में ही कंटेंट मिल रहा है, इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। आपकी उस उलझन का भी हमने हल कर दिया है। अब आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम में यह लगता है कि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम की तैयारी में फ़ायदा पहुंच रहा है, दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना इसमें बात किए हुए सीधा बढ़ेंगे। कल दोस्तों हमने बात क्या की थी, जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका की बात की थी। एक बार दोस्तों हम दोबारा से क्या करेंगे, इनके ऑर्गेनल्स को पढ़ लेंगे, इनके कोशिकांग को पढ़ लेंगे कि क्या क्या कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर जो भी अंग हैं वो क्या क्या हैं, इसके कार्यों की चर्चा दोस्तों आज हम करेंगे। दोस्तों, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ देख सकते हैं, कल भी काफ़ी बारीकी से हमारे द्वारा समझाया गया था कि प्लाज्मा झिल्ली कहाँ होती है, ये बाहर होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर कोशिका द्रव्य आता है, जो ये ग्रीन का पार्ट आपको दिख रहा है। फिर यह राजमा के दाने की तरह चीज़ दिखाई दे रही है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। फिर ये ब्राउन ब्राउन जो छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं, इनको लाइसोसोम कहा जाता है। और जो छोटे छोटे ग्रीन से गोले हैं, ये इनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। यहाँ तक बातें हो चुकी हैं। इसको केंद्रक कहा जाता है। फिर ये इसके बाहर की केंद्रीय झिल्ली है, केंद्र की झिल्ली है। ठीक है, ऐसे ही जो ये बना हुआ है एक, इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहा जाता है, गोल्जी उपकरण कहा जाता है। फिर आता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में अगर मैं बात करूं। ठीक है, ये ऐसे होता है वाई की शेप में। फिर एक होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, ये इस शेप में होता है। फिर ये सारी चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। और ये तारक केंद्रक होता है। अब दोस्तों, ये जंतु के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई ये इसके अंग होते हैं। ठीक है, अभी तक आपको कल भी मैंने नाम ही बताए थे, आज भी हमने क्या नाम ही पढ़े। ठीक है, प्रत्येक अंग के बारे में दोस्तों चर्चा अभी आगे आने वाली वीडियो में होगी। यह मैं तभी यहाँ पर फोटो लगाई थी कि ताकि आपको एटलीस्ट पता तो लग जाए भाई कि कौन कौन से अंग इसमें हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्या पादप कोशिका थी, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, ऐसे ही सारे अंग इसमें है। इसमें देखो, यहाँ हरित लवक भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। स्क्रीनशॉट कल आपको दिलवा दिया था इसका। अब दोस्तों सीधा बढ़ते हैं विभिन्न कोशिकांगों की तरफ, जो कि सेल के अंदर विभिन्न कोशिका के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है, कोशिका के अंग। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या आता है, सेल वॉल आता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी पादप कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका है, जिसको क्या कहते हैं, प्लांट सेल। इसमें कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जब आप जंतु कोशिका देखेंगे, भाई देखो इसमें कहीं पादप कोशिका लिखा हुआ है, सॉरी कोशिका भित्ति लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होती है, ना कि कोशिका भित्ति। तो यही पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों एग्जामों में कई बार आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो भी पादप सेल की, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किससे बनती है, सेलुलोज से बनी होती है। इंग्लिश में नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। बिल्कुल, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है भाई, प्लांट सेल में पाई जाती है। ये अभी बात हो चुकी थी। ठीक है, आपको मैंने ऊपर दिखाया भी। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई, कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, किसको, प्लांट सेल को। ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि क्या, ये देखो बाहर की बाउंड्री है ना, ये देखो ये बाहर की बाउंड्री नहीं है, तो ये इसको क्या, अंदर वाले मटेरियल को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा रही है, एक शेप प्रोवाइड नहीं करा रही है सेल को।
ठीक है। और आगे क्या बताइए, कोशिका विभाजन के समय अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा बनती है, फॉर्म्ड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यह 4-5 पॉइंट आपको सेल वॉल से रिलेटेड काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। या दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले हम फोटो देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखिए, आप दोबारा देखिए, ये देखो कोशिका झिल्ली है किसमें, प्लांट सेल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये दोस्तों किस में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास कोशिका झिल्ली है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, किस में पाई जाती है, पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है। अर्ध पारगम्य होती है, मतलब सेमी परमेबल होती है, मतलब इससे कुछ चीजें आर पार जा सकती हैं। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो किससे बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। उम्मीद कर रहा हूँ यह दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है। सेल वॉल कोशिका भित्ति सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। किससे बनती है, सेलुलोज से। और यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, यह किससे बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। क्या क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहा जाता है, अंतर परद्रव्य जालिका। यहाँ पर देखिए भाई कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखिए अंतर परद्रव्य जालिका, ये देखो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी भी होगी। अब इसमें देख लेते हैं, जंतु सेल में चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका, फिर खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका, ऐसे 2 प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है। ये चीज़ें क्लियर है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका के भीतर पदार्थ के परिवहन का कार्य करती है। कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ है, लिक्विड होता है, उसके परिवहन का कार्य करती है दोस्तों। और भाई ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ऊपर हमने बात की थी किसी में, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब यहाँ पर क्या काम दिया गया कि जो चिकनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर एग्जामिनर आपको कैच करेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या देखेंगे, जो चिकनी है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। लेकिन जो खुरदरी है, रफ है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं भाई, राइबोसोम पाए जाते हैं। हज़ारों बार क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है विभिन्न में कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं भाई, जो हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों यही चीज़ें कहाँ दी हुई है, इंग्लिश में दी हुई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास क्या आता है, वैक्यूल आता है, जिसको क्या कहता है, रसधानी कहा जाता है। मुख्यतः पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है। कोशिका का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है, क्या, वैक्यूल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। जल लवण अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करती है, बिल्कुल। टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी होती है, सराउंडेड बाई टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि वैक्यूल, जो हमारे पास रसधानी है, वैक्यूल है, वो किससे घिरे होते हैं, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। यह आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ऑस्मोसिस, इसको क्या कहता है, प्रासरण कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यह कोई अंग नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का देखेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल का आवागमन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। भैया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, अभी आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए भाई, सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखो कोशिका झिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ था कहीं, ये देखो ले लिखा हुआ, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या होता है,
पानी का आवागमन होता है उसको क्या कहते हैं भाई, ऑस्मोसिस कहते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी देखो ये लिखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जब पानी का आवागमन होगा उसको क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे या क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर फिर क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल का आवागमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, पानी का आवागमन होता है, और कॉजेज स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल। जब दोस्तों क्या होगा, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, पानी सेल के अंदर की तरफ आएगा, पानी सेल के अंदर की तरफ आएगा, तो इस ऑब्वियस है, यह साधारण बात है कि जब पानी कोशिका के सेल में भरेगा तो भाई वो फूलेगा, उसमें स्वेलिंग नहीं होगी। लेकिन जब क्या होगा, पानी बाहर की तरफ जाएगा तो सेल क्या श्रिंक नहीं हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि सेल में, कोशिका में किस चीज़ के किस प्रोसेस के माध्यम से, किस विधि के माध्यम से पानी का आवागमन होता है, तो उसका उत्तर होगा प्रासरण, ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों दोबारा यहाँ पर हमारे पास क्या लगाई गई है, फोटो लगाई है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। बताओ भाई न्यूक्लियस कहाँ है, केंद्र की ये है सबका। ये किसका है, प्लांट सेल का। ये किसका है, एनिमल सेल का। ये आपको बताया था कि एनिमल सेल में क्या होता है, बीच में होता है, लेकिन प्लांट सेल में कहाँ होता है, देखो साइड में होता है। कल भी बताया था आपको, यहाँ पे दिख रहा है, दिखने में ही लग रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, बिल्कुल कोशिका का क्या, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जो कि सब चीज़ें कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र होते हैं। डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये कंट्रोल क्या करता है भाई, अनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करता है, जिसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी भैया, केंद्र की। एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है दोस्तों। अब आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको यह लाइन तो भाई आपको जीवन में कभी नहीं भूलनी है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ तक आपको पता लग चुका है। ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होती है, एटीपी एक ऊर्जा का प्रकार है दोस्तों। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस चीज का निर्माण करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसकी खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। दोस्तों क्या आपको समझ आ रहा है भाई? अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सुपर थैंक्स सुपर चैन के माध्यम से हमारी मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है भाई, ये देखो, बताया था ना, जो राजमा के दाने की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं भाई आगे। आगे क्या आता है हमारे पास, गोल्गी ऑपरेटर्स आता है। गोल्गी बॉडी जिसको बोला जाता है, गोल्गी काज जिसको बोला जाता है। प्रोटीन और वसा का संशोधन और परिवहन करता है। क्या करता है, मॉडिफाइज एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन एंड लिपिड्स। हम क्या बोलते हैं दोस्तों आगे, इसे डिक्टियोसोम के कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे। स्त्रावी पदार्थों के निर्माण में सहायक होता है। हेल्प इन सिक्रेशन, सिक्रेशन में सहायता करता है कि जो बॉडी से पदार्थ बाहर जाएंगे उनके लिए सहायता करता है। दोस्तों यहीं से एक और बात निकल कर आती है कि जो हमारा गोल्जी ऑपरेटर है, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, यह पॉइंट यहाँ पर हमारे से छूट गया था, तो ये आप नोट कर लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी ऑपरेटर्स जिसको कहा जाता है, गोल्जी कॉज जिसको कहा जाता है, वो क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, डाकघर, कोशिका का डाकघर किसको कहा जाता है भाई, गोल्जी ऑपरेटर्स को। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन और वसा का परिवहन करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, एक इसका और नाम है डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, ये भी ध्यान रखेंगे, और ये सिक्रेशन में सहायता करता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम गोल्जी उपकरण की यहाँ पर बात करें, यह देख सकते हैं ऐसी चीज़ क्या होती है, गोल्जी उपकरण होती है, और दोनों प्रकार के सेलों में यह पाया जाता है। ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि यह पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है सारा। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब आता है लाइसोसोम। अब दोस्तों कल जहाँ पर हमारे से गलती हुई थी, और मैंने अपॉलॉजी मैसेज भी कमेंट बॉक्स में
लिख दिया था और उस कमेंट को पिन कर दिया है। हमने क्या बोल दिया था कल, गोल्जी ऑपरेटर्स को ही मैंने सुसाइडल वैग बोल दिया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज उसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कर दी गई है, कल भी कर दी गई थी कि लाइजोसोम्स को आत्मघाती ये सुसाइडल वैग कहा जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखेंगे कि सेल के किस अंग को किस कोशिकांग को सुसाइडल वैग कहा जाता है, तो लाइसोसोम आएगा। अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी जानेंगे। डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, कौन? लाइसोसोम। और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। भाई देखो जरा कहाँ है, देखते हैं जरा कहाँ है, ये देखो, ये है भाई लाइसोसोम। ठीक है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या करता है भाई, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसका क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, यहाँ पर देखो। और सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन का संश्लेषण का स्थल है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम देखो, चेक करो क्या दोनों में है, जल्दी से चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये प्लांट सेल में भी दिखा और ये देखो एनिमल सेल में भी दिख गया। ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें, सबसे छोटा कोशिकांग है ये। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब आगे आता है हमारे पास क्रोमोसोम। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्रोमोसोम बनते किससे हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ। ये क्या करते हैं दोस्तों, आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करते हैं, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, वाल्टर फ्लेमिंग ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। तो क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी, वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। किस चीज़ से बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब हमारे पास क्या आता है दोस्तों, अब हमारे पास क्या आता है, प्लास्टिड आता है भाई, प्लास्टिड आता है। ठीक है, यह सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिससे क्या होता है, पादप कोशिका का कलर डिसाइड होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करता है, भोजन संग्रहण करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में फायदा देता है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट जो रंग बताता है। फिर आता है अवर्णीय लवक जो क्या करता है, भोजन संग्रहण करता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये क्या है, प्लांट सेल है। अब यहाँ पर देखो ये क्या, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या देखो, हरित लवक है, हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक किसके लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर अभी आपको बताया मैंने, कलर के लिए। ठीक है, यह चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। यह सारे क्या थे, कोशिकांग थे, जो जिसको क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला गया है भाई, कोशिकांग बोला गया है। अब दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया क्या आपको कंटेंट पसंद आया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया जा रहा है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर दोस्तों, लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। अब भाई क्या आपको 10 से 11 यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, MCQ दिए जाएंगे। ठीक है, जिसका आप क्या करेंगे, खुद आंसर करेंगे। अब देखो, कोशिका का ऊर्जागृह कहलाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम किसने दिया था, नेम किसने दिया था, मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको बताया था। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, सब चीज़ें बता चुका हूँ अभी। ठीक है, यह आप यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर करेंगे खुद। ठीक है, ना मैं इसके आंसर दूंगा। अब दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, इस QR कोड के माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी और भावी भविष्य में आने वाली विभिन्न नोटिफिकेशन की जानकारी भी मिल जाएगी इस QR कोड के माध्यम से। और यह QR कोड क्या है दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक फॉलो कर ही दिया है भाई, तो बेल आइकन भी दबा दो। बेल आइकन का क्या फ़ायदा है भाई, आपको समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि समय पर आप वीडियो देख के नोट्स बना सकें और एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो नई कंसेप्ट के। आप तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। टाइम को हल्के में मत लीजिए। HPRC कभी भी हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर सकता है। दोस्तों पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद।